हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में 6 बेसिस पे कल हमने डिफरेंस पढ़ लिए थे ना। मैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस की बात करने लगा था तो मैंने 3 हेडिंग वहाँ पर करा दी थी बेटा। अभी 2 हेडिंग बेटा बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस और सारी लिमिटेशन जितनी भी दी गई हैं, ये आज का मेरा मुद्दा है बेटा। ठीक है, बस ये आज सिर्फ 8 ही हेडिंग हमें पढ़नी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है बेटा, जिसमें से एक हेडिंग मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ानी बेटा। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस में 4th बेनिफिट है ग्लोबल रीच। कल इस पे चर्चा हो चुकी है बेटा जब मैं डिफरेंस पढ़ा रहा था, याद है आपको बेटा? बाबू, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हो तो ग्लोबल जाना, वर्ल्ड वाइड बिजनेस को ले जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और हमारे सामने अगर मैं करोड़ों लोगों के एग्जाम्पल ले लूं तो करोड़ों में से 1-2 बिरले ही होंगे बेटा जो दुनिया लेवल तक अपने बिजनेस को लेके जो मल्टीनेशनल कंपनी बने बेटा। लेकिन अगर आप ई बिजनेस की बात करोगे, ऑलमोस्ट हर ई बिजनेस बेटा वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि नॉर्मली लोग बेटा डोमेन बहुत सोच समझ के लेते हैं और जब डोमेन लेते हैं बेटा .com ही लेते हैं, और .com लेने का मतलब ही है बेटा आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड पहुंच गया। तो बेटा ई बिजनेस में वर्ल्ड वाइड जाना बहुत आसान है, सिर्फ 200 रुपए का डोमेन और वर्ल्ड वाइड बिजनेस पहुंच गया। और यही सोचकर देखो ट्रेडिशनल बिजनेस बेटा 200 अरब की बात करो, 20,000 करोड़ की बात करो, इससे कम पे शायद वर्ल्ड वाइड ले जाना बिजनेस को पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है जी बात, ओके बात, इस पे तो चर्चा ना करूं बेटा। लास्ट बेनिफिट है ई बिजनेस का, ये बहुत काम का बेनिफिट है, इस पे बहुत चर्चा करेंगे। बेनिफिट का नाम है मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। बेटा जब से ई बिजनेस आया है बेटा, हम धीरे धीरे उस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं जो पेपरलेस है, और धीरे धीरे आप देखोगे पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो गए। लो, इसके ऊपर कम से कम आपको 4 से 5 एग्जाम्पल देता हूं हर अलग अलग इंडस्ट्री से। सबसे पहले बात करता हूं बेटा एक बैंक की। बेटा आप ये समझो, आज मैं एक सरकारी बैंक में अकाउंट होल्ड करता हूं, ठीक है ना। मेरा एक बैंक अकाउंट है बेटा, लेट सपोज बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है जी। मेरे पास चेकबुक आई जब मैंने अकाउंट खुलवाया 50 लीफ की, 50 लीफ आई, यानी कि 50 चेक आए बेटा चेकबुक में। मैं बेटा काटता रहा चेक, देता रहा लोगों को, ठीक है ना। आज मेरे पास 49 चेक बेटा मैंने किसी को दिया, मेरे पास लास्ट चेक लेफ्ट है। मेरे को चेकबुक चाहिए, मैं क्या करूंगा? आज भी सरकारी बैंक में तो पुराना सिस्टम चलता है, आओ जी एक प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लिख कर दो बैंक ब्रांच मैनेजर के फेवर में, वो अप्रूव करेंगे और आपके घर कहीं चेकबुक आएगी जी, आएगी जब आएगी। बेटा आपको एक सिस्टम बताता हूं बैंक का, आपको सच में लगेगा वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज पेपरलेस। बेटा आपने शायद यस बैंक का नाम सुना है? आपके सहारनपुर सिटी में भी है बेटा, कोट रोड पर, ठीक है ना, वी मार्ट के बराबर में ब्रांच है। ये सिस्टम इनका बहुत कमाल लगा मुझे। आज से वे बैक आप बोल सकते हो 7 ईयर्स अगो सहारनपुर में यस बैंक की पहली ब्रांच खुल रही थी, वही ब्रांच, ठीक है ना। जब मैंने अकाउंट खुलवाया बेटा, एक चीज़ बड़ी कमाल की लगी। मेरे पास ना 50 लीफ आई चेकबुक की, ठीक है ना। मैंने जैसे ही 45 नंबर का चेक काट के दिया किसी पर्सन को, उसने बेटा मेरी बैंक ब्रांच में प्रेजेंट करा। 5 दिन के बाद मेरे घर चेकबुक आ गई। नहीं, 51 चेक नंबर से लेकर 100 तक। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने कब कहा इनको कि मुझे चेकबुक की जरूरत है? ऐसे ही मेरा जाना होता रहा बेटा। एक दिन मैंने बैंक ब्रांच ऑफिशियल को पकड़ ही लिया। मैंने कहा सर ये बताना, ये चेकबुक ऑटोमेटिकली मेरे पास कैसे आ गई? कहता है हमने ना सिस्टम में कमांड लगाई हुई है हर पर्सन के, कि जैसे ही बेटा वो 45 नंबर का चेक प्रेजेंट करेगा, एक न्यू चेकबुक उसको 50 लीफ की और इशू कर दी जाए। आपको नहीं लगता बेटा उसके लिए तो ये ई बिजनेस ही है बेटा? वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज पेपरलेस। हम उस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं जो धीरे धीरे पेपरलेस होती जा रही है। हमें एप्लीकेशन ही नहीं देनी पड़ी। पुराने जमाने में तो मैं एप्लीकेशन देता था, और आज की तारीख में आप देखोगे बेटा हर बेटा बैंक के पास एम बैंकिंग की फैसिलिटी है, ई बैंकिंग की फैसिलिटी है, ठीक है ना। वो बात बेटा खैर मैं बोलता हूँ यार हमारे सिस्टम की कमी है कि इन्होंने आज तक मोबाइल बैंकिंग को अपडेट नहीं करा। मैंने आपको ई बैंकिंग पढ़ा है ना, लेकिन आज की तारीख में बता दो बेटा कौन सा बैंक ऐसा है जिसकी मोबाइल बैंकिंग नहीं चलती? हर बैंक की चलती है, जिसको हम प्यार से एम बैंकिंग बोलते हैं। आज मैं बेटा एम बैंकिंग पे जाऊं और बेटा रिक्वेस्ट डालूं मुझे एक चेकबुक चाहिए, मैं क्लिक करूंगा बेटा 2 से 3 बिजनेस डे में चेकबुक मेरे घर होगी।
हम धीरे धीरे बेटा उस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं जो पेपरलेस होने वाली है, ना पेपर का कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। ये पहला एग्जाम्पल है मेरा। दूसरा, बाबू सहारनपुर सिटी की एक बहुत बड़ी फर्म है जिसकी वजह से बेटा हम यूपी में हैं, स्टार पेपर मिल्स, और दूसरी आईटीसी, दो ही तो है ना बेटा। क्या चलो आज आईटीसी पे एक बात भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना बेटा। एक फर्म है जिसका नाम है स्टार पेपर मिल्स, ठीक है ना। एक नोन मेरे काम करते हैं बाबू, उन्होंने ये बात मेरे को बताई थी कि स्टार पेपर मिल में सिस्टम क्या चलता है बेटा। उन्होंने अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। अकाउंट्स बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं बेटा जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कई कंपनियां जो बड़ी कंपनियां आती है वो अपने लिए स्पेशली डिज़ाइन कराती हैं अपना सॉफ्टवेयर। उन्होंने डिज़ाइन कराया हुआ है अपना सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज कराया हुआ है बेसिकली बोल सकते हो आप सॉफ्टवेयर को बेटा। मान लो स्टार पेपर मिल्स जो भी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करता है बेटा पेपर बनाने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने फीड किया हुआ है। जैसे ही इस रॉ मटेरियल की क्वांटिटी हमारे सॉफ्टवेयर में 10,000 यूनिट से कम रह जाएगी, ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाले जितने सप्लायर हमारी लिस्ट में हैं उन सबको बेटा एक मेल चली जाए। अब क्या होता है बेटा, उनको कभी कुछ ध्यान नहीं रहता बेटा। वो क्या कर रहे हैं बेटा, रॉ मटेरियल को इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उन्होंने एंट्री करी कि रॉ मटेरियल खत्म हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला गया। उन्होंने एंट्री करी रॉ मटेरियल खत्म हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला गया। 1 लाख यूनिट रॉ मटेरियल की पड़ी थी बेटा। जैसे ही वो 10,000 से नीचे गई, ऑटोमेटिकली उस रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाले जितने भी सप्लायर थे सबको मेल चली गई कि हमें फ्रेश 1 लाख क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, आप बताओ हमें किस रेट पे सप्लाई कर सकते हो। सबको बेटा चली गई मेल, और सबके यहां से कोटेशन आई हुई है आपके पास। आपने देखा 2 दिन के बाद अच्छा सबने कोटेशन भी भेज दी कि कौन कौन हमें 1 लाख यूनिट किस किस रेट पे सप्लाई कर सकता है। जिसका ऑर्डर आपको सबसे सस्ता लगे कर दो बेटा वहां ऑर्डर प्लेस। तो बेटा सोचो पुराने जमाने में कैसे काम होता था और हम नए जमाने में कहां जा रहे हैं बेटा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी जहां पेपर का कोई काम ही नहीं रहने वाला, इतने ऑटोमेटेड हो रहे हैं बेटा सिस्टम। समझ आया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, आज की तारीख में देखोगे बेटा बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज बेटा पेपरलेस हो गई हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी आज की तारीख में देखोगे बेटा, हर गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास कोई ना कोई ऐप है, कोई ना कोई वेबसाइट है। धीरे धीरे सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है बेटा, सब कुछ पेपरलेस हो रहा है। मैं अपने एंगल से बात करता हूँ। जब मैं सीए की इंटर्नशिप कर रहा था वे बैक इन 2010, तो बाबू इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरी जाती थी, पेपर होता था, सीए पेपर फिल करता था, 2 कॉपीज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाता था और वहां से स्टैंप लगवा के आता था। एक पेपर सबमिट कर देता था, एक पेपर आपको दे देते थे इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है ना। वो जो पेपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से स्टैंप लग कर आया है बेटा, हम अपने क्लाइंट को दे देते थे, ये देखो आपकी रिटर्न है, वहां से स्टैंप लगी हुई है, अप्रूव होगी। ऐसे होती थी। और बता देता हूं बेटा, जब मैं सीए बना 2014 में, तब तक सारे सिस्टम ऑटोमेटेड हो चुके थे, यानी कि सारी फाइलिंग ऑनलाइन हो चुकी थी, ठीक है ना। अब बेटा आप सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तभी जाते हो जब किसी क्लाइंट का केस लगाओ, अदरवाइज जाना नहीं पड़ता। और केस बेटा रेयर लगते हैं बेटा, ठीक है ना। अगर आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप रेयरली अपने क्लाइंट का केस लगने दोगे। मैं आपको बता देता हूँ 7 साल में 2 या 3 बार गया हूँगा बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शक्ल देखे इतना टाइम हो जाता है। तो ये है बेटा कमाल। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज पेपरलेस। आप ऐसी सोसाइटी की तरफ जा रहे हो बेटा जो बिल्कुल पेपरलेस होती जा रही है, पेपर का कोई यूज ही नहीं रह रहा। एक और बात बता देता हूँ, ये 4th एग्जाम्पल होगा मेरा आपका। मैंने बात कर दी आपके साथ 3 चीज़ों पर, ठीक है ना। येस बैंक की मैंने बात करी, स्टार पेपर मिल्स की बात करी, गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात करी, अब बात कर रहा हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बाबू कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी बहुत सारे सजेशन आने लगे कि आप क्यों करेंसी प्रिंट कर रहे हो। सुनना है, बड़े काम की बात होगी आपके लिए कि आप करेंसी क्यों प्रिंट कर रहे हो। आपको भी अंदाजा होगा बेटा, करेंसी प्रिंट करने पर हमारी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आती होगी। अगर आरबीआई बेटा एक 2000 रुपये का नोट प्रिंट कर रहा है बेटा, तो पेपर क्वालिटी बड़ी यूनिक होती है, आपको भी पता है। इंक बेटा बहुत यूनिक होती है उसकी, ठीक है ना। डिज़ाइनिंग बड़ी यूनिक होती है। आरबीआई लगभग ये 2000 का नोट प्रिंट करने के लिए 100 से 200 रुपये खर्च कर देता है। एक नोट प्रिंट करने का खर्चा तो कितने करे होंगे डीमोनेटाइजेशन में। आपको बता देता हूँ 10 रुपये का सिक्का बनाने का खर्चा 12 रुपये है। 1 रुपये का सिक्का बनाने का खर्चा 2 से 2.5 रुपये है।
सर हर करेंसी को प्रिंट करने की कुछ ना कुछ कॉस्ट रहती है। एक इंसान ने आरबीआई को भी सजेशन दे डाला कि आप करेंसी प्रिंट ही क्यों कर रहे हो, व्हाई नॉट कि आप ऐसा कर दो कि इंडिया में हर रेजिडेंट को एक वॉलेट इशू कर दो, यूपीआई वॉलेट, और सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, करेंसी खत्म इकोनॉमी से। और धीरे धीरे ध्यान रखना बेटा, ऐसा हो सकता है हम ही वो जमाना देख लें कि करेंसी खत्म ही हो गई इकोनॉमी से। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज पेपरलेस। सर हमने कितने वॉलेट पे अकाउंट बनाया होता है अपने, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना एक वॉलेट देते तो उसमें दिक्कत क्या है? सर आपकी सिटी में तो नहीं, लेकिन यकीन मानना बेटा, कोविड के बाद से मुंबई की गलियों में काम करने वाले बेटा वेंडर्स, वेजिटेबल सप्लायर्स, फ्रूट सप्लायर, सबने बेटा यूपीआई के टैग लगाए हुए हैं। वो बहुत एजुकेटेड सिटी में रह रहे हैं लोग। आप वो 1 किलो सेब बेचते हैं, कहते हैं यूपीआई कर दो, कैश मत दो। कैश पकड़ते हुए भी जान निकलती है। जहां इतना कोविड फैला हो बेटा, कैश भी नहीं पकड़ते लोग। हमारी सिटी में तो खैर ऐसे हाल नहीं है। अभी शायद मैंने तो कोई वेंडर देखा नहीं जिसके पास बेटा यूपीआई का टैग लगाओ, लेकिन बेटा बड़ी सिटीज़ में है ये कहानी। तो आप समझ लो बेटा, हम कितनी जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं सिस्टम को, तो एक दिन आएगा जरूर बेटा। और बता देता हूँ, चलो मैं एक बहुत बड़े बंदे के एंगल से बात कर देता हूँ। एक कन्फेक्शनरी शॉप है आपकी सिटी की, बहुत अच्छी बड़ी रेप्यूटेड मानी जाती है। तो मेरे को बोलता था कि किसी दिन हमारे पास कैश इकट्ठा हो जाता था 50-50 हज़ार रुपये। कहता है अब दिन में 1,000 रुपये कैश नहीं आता, 1,000 2,000। मैंने कहा बाकी का तो सब यूपीआई है। इतने तो लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। तो हम बेटा किस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं जो पेपरलेस होने वाली है। ये ई बिजनेस का एडवांटेज है बेटा। ओके है बात। बहुत अलग अलग मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, कोई तो याद रह ही जाएगा यार, इतने खराब दिन थोड़ी आए हैं। ओके है ना, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। बड़े आगे बाबू, 5 एडवांटेज का डिस्कशन हो गया। एक बार जल्दी से रिवाइज करें, सामने देखना मेरी तरफ। कल बेटा मैंने सबसे पहले सेकेंड एडवांटेज पढ़ाई थी, कन्वीनियंस। और आपको याद है मैंने क्या बात बोली थी कन्वीनियंस में? बेटा 24/7/365 आप कभी भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको रात को 2 बजे लगता है ना कि मुझे प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, आप ऑर्डर कर सकते हो। जबकि ट्रेडिशनली बेटा रात को 2 बजे शायद कोई बिजनेस हमारी सिटी में ओपन नहीं होता। कई सिटी हैं बेटा, मेट्रो सिटी जो 24 आवर ओपन होती हैं, लेकिन आज भी बेटा बहुत सारा ट्रेडिशनल बिजनेस रात के 2 बजे नहीं खुले होते। ठीक है ना, लॉकडाउन में बंद होते हैं बेटा, इलेक्शन डे पे बंद होते हैं। आज सोच कर चलो बेटा, ये कन्वीनियंस है बिजनेस की। इवन एट द मिडनाइट, इवन एट द ट्यूसडे, इवन एट द इलेक्शन डे, इवन एट द संडे, आप कभी भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो जब आपको लगे कन्वीनियंट है। ठीक है ना जी बेटा। फिर हमने बात करी थी स्पीड की, थर्ड हेडिंग। बेटा कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमें जस्ट एट द क्लिक ऑफ माउस अवेलेबल हैं। मैंने सॉफ्टवेयर की बात करी थी, म्यूजिक की बात करी थी, मूवीज़ की बात करी थी मैंने, ई जर्नल्स, ई बुक्स, इन सब की चर्चा मैं कर चुका था कल आपके साथ। ठीक है ना बेटा। ट्रेडिशनली जब तक बेटा हमारा वाला ज़माना नहीं आया था, ये ई बिजनेस का ज़माना नहीं आया था, तो ये चीज़ें बेटा बहुत मुश्किल होती थी अवेलेबल करना। ठीक है ना, न्यूज़पेपर के लिए लोग भागते थे। ठीक है ना, मैं आप बोलूँ बेटा, अगर आपकी पिक आनी हो न्यूज़पेपर में, आपको पता और ये ट्रेडिशनल बिजनेस हो, आज बहुत बारिश का दिन है, न्यूज़पेपर देने वेंडर नहीं आया, तो आप भागते थे, भाई भाग लो की तरह ढूंढने की, न्यूज़पेपर दे दो कहीं से तो कोई मिल जाए। ये ट्रेडिशनल जमाना था बेटा। यही बुक्स के लिए भागते थे। टीचर ने कह दिया कल पनिश कर दूंगी, बुक नहीं लाई, ये नहीं करा, वो नहीं करा। आज सब कुछ अवेलेबल है, आज भी करता है, कह रहा पनिश, हाँ वो तो करूँगा। हाँ जी बेटा, जस्ट एट द क्लिक ऑफ माउस अवेलेबल है भाई। मैंने एनसीईआरटी खरीदे हुए 4 साल हो गए। हर साल मैं नई बुक्स खरीदता हूँ जो अवेलेबल नहीं होती बेटा ऑनलाइन, जो अवेलेबल होती है उसे कभी नहीं खरीदा बेटा। 4 साल से एनसीईआरटी देखी नहीं 11th की बेटा, हमेशा डाउनलोडेड है फ़ोन में, खोली, चलो जी कुछ देखना है, क्या पढ़ाना है आज देख लिया, जरूरत नहीं पड़ती भाई। ठीक है ना, ये एडवांटेजेस हैं बेटा, ये स्पीड है। फिर हमने फर्स्ट वन बात करी थी बेटा, क्या हेडिंग का नाम था? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। बेटा ई बिजनेस में बिजनेस शुरू करना बहुत ही आसान है, एज वेल एज बहुत सस्ता पड़ने वाला है। ठीक है ना, एक बहुत अच्छे वेब डिज़ाइनर से भी वेबसाइट बना लोगे बेटा 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये मैक्स लिमिट होगी। जबकि ट्रेडिशनली एक बहुत अच्छी दुकान, एक बहुत अच्छी फिटिंग, एक बहुत अच्छा शोरूम, उसमें भी बहुत सारा सामान उधार पे बेचोगे तब भी नहीं बिजनेस चलते। ये ट्रेडिशनल बिजनेस कहलाते हैं बेटा, और ई बिजनेस को सेटअप करना बहुत आसान। और हमने एक फ्रेज भी कल याद करी थी बेटा,
नेटवर्क्ड इंडिविजुअल इज मोर एफिशिएंट देन नेटवर्थ इंडिविजुअल। एक वो इंसान जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा है बेटा, एक वो इंसान जिसकी नेटवर्थ बहुत बड़ी है। इन दोनों में से अगर चूज करना हो बेटा तो हमेशा नेटवर्क वाले इंसान को चूज करना, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट निकलेगा। वो आज नहीं तो कल उसको पीछे ही छोड़ देगा बेटा जिसकी नेटवर्थ बहुत बड़ी थी। और मैंने एग्जाम्पल दिया था बेटा जेफ बेजोस वर्सेस बिल गेट्स। बिल गेट्स बहुत बड़ी नेटवर्थ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और जेफ बेजोस उस टाइम पर बच्चा होगा इसके आगे, नेटवर्क कुछ भी नहीं, लेकिन बेटा उसने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। और क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत बड़ा था, वेरी सून बेटा उसने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ। क्लियर है ना बात? कल भी दिया था ये एग्जांपल बेटा। फिर फोर्थ हेडिंग इज ग्लोबल रीच, अभी कर चुका हूं इसकी बात। फिफ्थ हेडिंग इज मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। यस बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट अथॉरिटी, स्टार पेपर मिल्स, कुछ याद रह जाएगा। ओके बात। लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस की बात करें, पहली हेडिंग लिखी होगी लो पर्सनल टच, यही लिखी है ना बेटा हेडिंग, सामने देखना मेरी तरफ। बाबू अभी हम समझ रहे हैं, जब मैं रीडिंग का टाइम दूंगा तब दूंगा, अभी आप सब सामने देख रहे हो, हेडिंग पढ़ो और सामने देखना शुरू कर दो बस। बेटा लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ ई बिजनेस की, पहली लिमिटेशन लिखी गई है लो पर्सनल टच। आज भी देखो ई बिजनेस बहुत पॉपुलर हो चुका है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आपको एक बात आज भी बता देता हूं बेटा, कई चीजें ऐसी हैं बेटा जो इंसान पर्सनल टच से खरीदता है। पर्सनल टच समझते हो बेटा? फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। यकीन मानना, जिन चीजों में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है बेटा, ऐसी चीजें इंसान आज भी ऑनलाइन नहीं खरीदता। जनरली गारमेंट्स, आप समझते हो ना बेटा, वहां साइज इशू बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हर कंपनी का आपको जीन खरीदनी है, आपकी वेस्ट 30 है, 32 है, 34 है, 36 है, 38 है बेटा, हर कंपनी का 30 साइज अलग है, ठीक है ना। दूसरी बात बेटा, गारमेंट्स एक ऐसी चीज है इसमें बड़ी पर्सनल टच की जरूरत होती है। जब तक 2-4 तारीफ ना कर दे बेटा सामने वाला सेलर, तब तक हम खरीदना नहीं चाहते। और जनरली गारमेंट बेचने वाले तंदुरुस्त होते हैं बहुत, उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। अरे सर इतना तो बढ़िया लग रहा, क्या सोच रहे यार, वो पेल के ही मानेगा आपको, ठीक है ना बेटा। ऐसी चीजें हम बेटा जनरली कम प्रेफर करते हैं ऑनलाइन खरीदना। मोबाइल फोन का हमारे को पता है यार, उसमें पर्सनल टच की क्या जरूरत है, ठीक है ना। मोबाइल फोन ऐसा ही वहां दिखना है, ऐसा ही वहां दिखना है, 100 इमेजेस देख ली इंटरनेट पे, अरे चल कर ऑर्डर, वहां इतनी पर्सनल टच की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन गारमेंट जैसी चीज, टॉयलेटरीज जैसी चीज, ये चीजें हम खरीदना पसंद करते हैं बेटा आज भी ट्रेडिशनली। तो बेटा ई बिजनेस में पर्सनल टच नहीं होता, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता। और आप कई बार देखते हो बेटा, आप अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाते, आप कई चीजों को कार्ट में एंटर करते हो बेटा, दोबारा बैक मार देते हो, अरे रुक जा भी सोच लो 2 दिन, ठीक है ना। विश लिस्ट में ऐड करते हो बेटा, लेकिन ऑर्डर नहीं करते, अरे 2 दिन में देखता हूं, ठीक है ना। और आपको बता देता हूं, अगर इस चीज में कहीं कमी है तो पर्सनल सेलिंग एफर्ट की कमी है। यही चीज सामने पड़ी होती है ना बेटे किसी दुकान में, तो सामने वाला सेल्समैन पर्सनल सेलिंग एफर्ट इतने डाल देता कि आपको पेल देता वो उसी दिन ही। तो बेटा आज भी ये ट्रेडिशनल बिजनेस की लिमिटेशन है कि इसमें पर्सनल टच इन्वॉल्व नहीं है, और कुछ चीजें सिर्फ पर्सनल टच से ही बिक पाती हैं। समझ आई लिमिटेशन? खैर इसको समझना बहुत आसान है, आपको चैप्टर कितना आसान लग रहा होगा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप ये चीजें प्रैक्टिकली फेस करते हो, ठीक है ना जी। बेटा सेकंड हेडिंग है इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। बड़ी छोटी सी हेडिंग दी गई है, पूरी बुक की सबसे छोटी हेडिंग यही लगी मुझे, इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग और ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। लो प्यारे बच्चों समझना, देखो बेटा हर सामने देख भाई बाबू, जब मैं कन्वीनियंस की बात करता हूं, जब मैं एडवांटेज में कन्वीनियंस की बात करता हूं, तो मैंने बोला कि आप प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो, आधी रात को प्रोडक्ट ऑर्डर कर लो, संडे के दिन प्रोडक्ट ऑर्डर कर लो, इलेक्शन डे कर लो, सर सिर्फ ऑर्डर कर लो। एक बात बताओ बेटा, रात को 1 बजे आपको मेडिसिन की जरूरत है, आपको बहुत तेज हेडेक है बेटा या फीवर है, सर ट्रेडिशनली कोई मेडिकल स्टोर नहीं खुला, नहीं मिल रही मेडिसिन, तो सर ई बिजनेस भी क्या आपको अभी दे देगा क्या? सिर्फ ऑर्डर ही तो कर सकते हो, कन्वीनियंस सिर्फ ऑर्डर की है, मिल जाएगा प्रोडक्ट, मिल थोड़ी जाएगा, सिर्फ ऑर्डर करने की तो सहूलियत है, मिलने की सहूलियत बताओ कब है? ये लिमिटेशन है बेटा ई बिजनेस की। इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन, इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है टाइम गैप, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड।
कहता है आज ऑर्डर दोगे, मैं बोलता हूं बेटा मेरे को स्लीपर्स बहुत पसंद आ रही है, बहुत शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को, कोई शू खरीदने हैं मेरे को, रात को 2 बजे मैं माइंड मेकअप कर रहा हूं खरीदूं कि नहीं खरीदूं। ट्रेडिशनली अगर दुकान नहीं खुली तो ई बिजनेस कौन सा रात को 2 बजे शू दे देगा? अगर ऑर्डर करूंगा तो बेटा 3 दिन लगा देगा। इससे बेटर है बेटा 8 बजे सुबह दुकान खुल जाएगी, ले लेना। बेटर तो फिर ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ ना इस सेंस में, उसकी स्पीड मुझे लगता है इससे अच्छी हुई बेटा। कन्वीनियंस की बात करो तो कन्वीनियंस ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादा हुई बेटा। जब वहां हेडिंग लिखोगे ना एडवांटेज में कन्वीनियंस, तो बस इतनी बात लिखना कि आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो कभी भी, बस इस बात की कन्वीनियंस है, प्रोडक्ट मिल नहीं जाएगा, वो लिमिटेशन है। इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन, इनकॉन्ग्रुएंस मतलब देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। बेटा टाइम गैप है ऑर्डर देने में और ऑर्डर को फुलफिल करने में कम से कम 3 बिजनेस डे। बहुत अच्छी कंपनी हो तब भी 3 बिजनेस डे, कबाड़ा हो तो 7-8 दिन तो लग ही जाएंगे भाई। समझ आई बात? मेरा ख्याल इस लिमिटेशन में कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपको। बढ़े आगे, देख लो, अगर कोई समस्या तो मैं रिपीट करूं। ओके बात बाबू। थर्ड हेडिंग जो आपकी बुक में दी गई है, कहता है नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कंपीटेंस ऑफ पार्टी टू ई बिजनेस। लो बेटा बड़े काम की बात। बाबू एक बात बता देता हूं, एक लिमिटेशन है ई बिजनेस की। आज भी आप देखते हो बेटा, जरूरी नहीं है कि हमारी एज के लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। हमारे से पुरानी जनरेशन बैठी है, हमारे फादर वाली जनरेशन, और हो सकता है बेटा कई बच्चों के केस में उनके फादर से फादर वाली, दादाजी वाली जनरेशन भी बैठी हो। बेटा क्या वो ई बिजनेस कर सकते हैं? बेटा ये लिमिटेशन में बोलता है कि ई बिजनेस करने के लिए ना आपको कंप्यूटर जैसी सारी टेक्नोलॉजी से अवेयर होना पड़ता है। हमारी जनरेशन तो है, लेकिन क्या उनकी जनरेशन है? क्या वो ई बिजनेस कर सकते हैं? क्या वो कंप्यूटर से अवेयर हैं? आप, मैं कहता हूं ज्यादा दूर के जाते हो, आपकी फैमिली में आपके दादाजी हैं बेटा, मान लो अलाइव हैं, ठीक है, या आपके फादर हैं। कई बार आप देखते हो, आप उन्हें कहते हो स्मार्टफोन ले लो, पापा ले लो या दादाजी स्मार्टफोन ले लो, क्या कहते हैं? अरे मैं ठीक हूँ कीपैड पे, मुझे नहीं जाना, ठीक है ना, मुझे अवेयर ही नहीं होना, ठीक है ना। एक एज के बाद ना इंसान सीखना बंद कर देता है, मानते हो ना? एक एज आती है जिसके बाद ना शौक खत्म हो चुके होते हैं जिंदगी से। 50 प्लस कह लो, मेरी नज़र में 50 प्लस एक ऐसी एज है, उसके बाद इंसान सीखना नहीं चाहता कोई नई चीज़। आप कहोगे ना फादर को ड्राइविंग सीख लो, कार सीख लो, अरे छोड़ मैंने क्या करना है, अरे फ़ोन ले लो ना, अरे मैंने क्या करना है, छोड़। वो हर चीज़ को मना करने लगते हैं बेटा, ठीक है ना। बाबू क्या ऐसे लोग ही बिजनेस कर सकते हैं? ये तो बात मानते होंगे ना। यकीन मानना बेटा, अगर अंग्रेजों ने हमें डिवाइड किया था ना, तो इन चीज़ों ने भी आज हमें डिवाइड कर दिया है। इसके लिए एक नई टर्म हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। एक तरफ दुनिया के वो लोग हैं, आज दुनिया 2 हिस्से में डिवाइड हो चुके हैं सच मायने में। एक तरफ वो लोग हैं बेटा जो कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़ी सारी टेक्नोलॉजी से अवेयर है बेटा, और एक तरफ वो लोग हैं बेटा जो बिल्कुल अवेयर नहीं है। एक टर्म क्रिएट हो गया डिजिटली डिवाइड, हम डिजिटली डिवाइड हो चुके हैं। और यकीन मानना आज से 2-3 साल पहले तक मैंने भी ऐसे इंसिडेंट बड़े देखे हैं। मैं पूछता था ना भाई, ला यार व्हाट्सएप नंबर दियो, ग्रुप में ऐड करो। अगर कोई कहता था मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता, तो मैं उसको ऐसे देखता था जैसे उसने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया, जबकि मेरी नज़र में वो तो बहुत अच्छा बंदा है भाई, नहीं चलाता, बढ़िया से दर्दी से बहुत दूर है, ठीक है ना। लेकिन बेटा आज मैं सोचूं, आज तो मैं उसको कहूँगा तो पागल है, तो कुछ नहीं है, तो बेकार आदमी है, ठीक है ना। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं दुनिया 2 हिस्सों में बट चुकी है, ठीक है ना। हम अपने पेरेंट्स को कह देते हैं, आप कहते हो ना अच्छा ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ या ये कर देता हूँ, ये तो बिजली का बिल अभी पे कर देता हूँ, तो अरे मम्मी आपको नहीं पता, छोड़ो ना, आपको नहीं पता। हम खुद उनको ऐसी बातें बोल देते हैं, ठीक है ना। मैंने बतेरे लोगों को देखा यार बातें बोलते हुए, वो ठीक है यार, ठीक है ना, सबकी वैल्यूज अलग है, हर कोई तो नहीं बोलता होगा, लेकिन बोल देते हैं, दुनिया बहुत बोल देती है, ठीक है जी। बात ओके, समझ आई बात। 4th हेडिंग पढ़ें। 4th हेडिंग, चलो पहले 4th ही पढ़ लो, सीक्वेंस से ही पढ़ लो। 4th हेडिंग है बेटा इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसिबिलिटी ऑफ द पार्टीज। बड़े काम की बात बेटा, कहता है ई बिजनेस में रिस्क है, कोई एनोनिमस पर्सन ट्रांजैक्शन कर जाएगा, पता नहीं लगेगा और पार्टी ट्रेस नहीं हो पाती। और आपको पता है बेटा ऐसे फ्रॉड ई बिजनेस में बहुत एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। लोगों के अकाउंट हैक हुए, अकाउंट से बैलेंस साफ, लोगों को फर्जी कॉल आई,
बैलेंस साफ। बहुत सब चीजें सुनी है ना आपने, पार्टी ट्रेस हो पाई आज तक? पार्टी नहीं ट्रेस हो पाती, ठीक है ना। मैं आपको किस्सा बता देता हूं, अभी इसी लेटेस्ट लॉकडाउन का किस्सा है, ठीक है ना। मैं तो अपने घर पे पहले ही बता के रखता हूं कि ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं। मेरी मदर के नंबर पे कॉल आई, ठीक है ना। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कॉल है, आपका जो स्टेट बैंक का एटीएम है इसके नंबर बताएं। मेरी मदर ने मुझे फोन पकड़ा दिया। मैं कहा जी भैया क्या? कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कॉल है, जो आपका स्टेट बैंक का एटीएम है उसका नंबर बताएं। मैंने कहा तूने बड़ा गलत फोन मिला, मैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन बोल रहा हूं। मैंने कहा अभी 2 मिनट रुक, तो अभी तेरे को मैं बताता हूं बेटा, तेरी लोकेशन ट्रेस करता हूं। 1 मिनट नहीं लगा फोन कटने में। ऐसे किस्से बहुत हैं, तो मैं तो नहीं मान रहा मैं अकेला इंसान हूं जिसके साथ ये हुआ है, कितनों के साथ होता है। मेरे फादर साहब के फ्रेंड को कॉल आई, हाँ जी सर नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? अरे कल मिले तो थे। अच्छा मिश्रा जी बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, कल मिले नहीं थे क्या? मिले थे। अरे मेरा ना अकाउंट फुल हो रखा था, 10,000 जमा कराने थे आपके अकाउंट में, सोच रहा हूँ जमा करा दूँ क्या आपके पेटीएम में जमा? कोई दिक्कत तो नहीं? उसने कहा यार मेरे पेटीएम में मत कराइयो, चल एक काम कर मेरे बेटे के पेटीएम में करा दे। उसने कहा नंबर बताना, ये नंबर है। उसने फटाफट नंबर डाला, उसने कहा ओटीपी। कहता हाँ मेरे फ़ोन पे ही आता ओटीपी, ये फ़ोन जितना अकाउंट बैलेंस था सब साफ। और भाई साहब आप सोचते हो कि पार्टी ट्रेस कर पाओगे? जाओ लिखवा के आओ जहां कंप्लेन लिखवा के आनी, मुझे बताना कब हुई पार्टी ट्रेस। इंडिया में बेटा हमारी साइबर सेल इतनी एक्टिवेट नहीं है बेटा कि जो 2 मिनट में आपके हाथ में रख देंगे बेटा पर्सन कहां पर लोकेटेड है, और बहुत मुश्किल ऐसे पर्सन को ट्रेस कर पाना। ये तो खैर फोन कॉल की बात होगी, मैं वेबसाइट को बेटा एग्जांपल देता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा अगर बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं है ना, ऑर्डर भी मत करना, और अगर ऑर्डर कर रहे हो तो सीओडी ही सेलेक्ट करना, ठीक है ना। जब ई बिजनेस शुरू में पॉपुलर हुआ ना, तो हजारों कंपनियां, हजारों वेबसाइट बन गई। अमेजोन, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट तो ठीक है, ये 3 सबसे बढ़िया हुआ करती थी, आज भी सबसे अच्छी है, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी अब आ चुकी हैं भाई जो बहुत अच्छी होंगी, ठीक है ना। लेकिन बेटा फर्जी भी बहुत सारी थी, ठीक है ना, जो आपको ऑफर ऐसे देते थे बेटा, आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करते थे, टेम्पटेशन देते थे आपको, ठीक है ना। एक टाइम पर बेटा आपको लालच दिया गया, ठीक है ना। उस टाइम पर पावर बैंक का जमाना आया। अभी पावर बैंक का जमाना दोबारा बड़ा कम हो चुका है, लेकिन क्योंकि मोबाइल की बैटरीज बहुत अच्छे एमएएच की आने लगी, 5000 एमएएच, 6000 एमएएच। उस टाइम पर बेटा बात ऐसी आती थी, हाँ तू ही बना रहा है ना, घर के पीछे फैक्ट्री है, लो जी बेटा 2000 एमएएच की बैटरी आया करती थी, और बेटा पावर बैंक का जमाना आया करता था। पावर बैंक 10-10 हजार एमएएच के। कई कंपनीज में देखता था अमेजॉन वो चीज दे रहा है आपको 1000 रुपए में, कई कंपनीज ने ऑफर डाल रखा है 200 रुपए में। यार बंदा ये नहीं समझता कि 200 रुपए में ऐसी कोई चीज नहीं मिल सकती, पता नहीं क्या हो जाता है समझदारी को। मेरे ही किसी नोन ने मेरे सामने बैठ के, मैंने उसे मना करा ये नहीं होगा जेन्युइन, पेमेंट कर दी, घर आ भी गया, मुझे कहता है देख। मैंने कहा यार कमाल होगी, 200 रुपए में 10,000 एमएएच का पावर बैंक मिल गया तुझे। मैंने कहा चल बहुत बढ़िया भाई, हो सकता है मिल गया। भाई साहब जब उसने चार्ज करा ना, 2 मिनट से ज़्यादा चार्ज नहीं करता था वो। तो ये तो हमें पता होना चाहिए ना बेटा, हम टेम्पटेशन में आ जाते हैं। ऐसा ऑफर जो कभी हो ही नहीं सकता, हम क्यों नहीं अपने माइंड को बेटा ध्यान दिलाते कि ऐसी चीज़ हो नहीं सकती, एग्जिस्ट नहीं कर सकती बेटा। कोई ऐसी कंपनी ने इतना सस्ता प्रोड्यूस करके दे देगी आपको। इंडियंस को बस हर चीज़ सस्ती दिखनी चाहिए, ये पागल हो जाते हैं। किसी टाइम पर एक फ़ोन आया था फ्रीडम 251, याद है आपको? 251 रुपये में स्मार्टफोन, पहले दिन में करोड़ बुकिंग। पता है आपको कितना बड़ा फ्रॉड हुआ था? आज तक बेटा उसका जो सीईओ है शामली का है, 2-3 बंदों ने मिलकर कंपनी बनाई थी फ्रीडम 251 रुपये में स्मार्टफोन देंगे। बेटा गवर्नमेंट को भनक लगी कि यार ये कुछ गड़बड़ है। पहले दिन में करोड़ों रजिस्ट्रेशन हुए थे, आप सोच नहीं सकते। और कईयों ने बेटा एडवांस पेमेंट की थी। गवर्नमेंट ने बेटा अगले दिन ही बेटा रजिस्ट्रेशन पे रोक लगाई और बेटा इंक्वायरी बिठा दी। पता लगा अगर ये स्मार्टफोन बनाते भी तो कम से कम कॉस्ट शायद 2600 रुपये आती, तो 251 में कैसे दे? तीनों को जेल डाल दिया बेटा, बहुत बड़ा फ्रॉड था वो। सस्ता देखना नहीं, मतलब क्या गधे हो तुम, 251 रुपये में स्मार्टफोन।
आज भी नहीं दे सकता कोई, जब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़िया हो चुकी है। तो जब शुरू में कौन दे देगा यार। सर पार्टी ट्रेस नहीं होती, वो तो बहुत बड़ी कंपनी बनी हुई थी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस था तो बच गए, वरना बेटा ई बिजनेस आप कर रहे हो तो बहुत कंपनियां पैसों का फ्रॉड करके जाती हैं और कभी कोई पार्टी ट्रेस नहीं हो पाती। ठीक है जी, बात बढ़े। दुनिया के सबसे ज्यादा हैकर्स कहां से आते हैं? रशिया ओनली। और सबसे ज्यादा इथिकल हैकर्स जो हैकर्स को रोकते हैं, इंडिया ओनली। लेकिन एक बात बोल दूं बेटा, ऐसा बोला जाता है इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इफ इट इज डिफिकल्ट टेल टू इंडिया एंड इफ इट इज इम्पॉसिबल टेल टू रशिया। अगर आपको लगता है ये काम बहुत डिफिकल्ट है, इंडिया को बता दो, इंडिया कर देगा। और अगर आपको लगता है ये काम इम्पॉसिबल है तो रशिया को बता दो, रशिया वो भी कर देगा। रशिया इज रैंक 1 इन आईटी एंड इंडिया इज रैंक 2 इन आईटी। रशिया कुछ भी कर सकता है। दुनिया के सबसे तगड़े हैकर्स रशिया से आते हैं बेटा, ठीक है ना। और एथिकल हैकर्स इंडिया से आते हैं जो रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। फ्रॉड के बहुत किस्से हैं बेटा जो ऑनलाइन रशिया ने किए, बहुत बड़े बड़े किस्से हैं जो उनके हैकर्स ने काम किया, आप सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नॉर्थ कोरिया का बेटा वो सुना है ना बेटा, तानाशाह किम जोंग उंग, है ना, सुना है ना बेटा उसके बारे में, क्या कभी ना कभी न्यूज़ में सुना होगा। तो ना बाबू, मुझे एक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के आपस में बहुत लड़ाई है, ठीक है ना, शायद आपको पता हो, ये हिस्ट्री का किस्सा है, ठीक है ना। तो ना साउथ कोरिया ने उनके ऊपर एक मूवी बनाई, नॉर्थ कोरिया के उस तानाशाह के ऊपर एक मूवी बनाई, ठीक है ना। और उन्हें पता था कि ये मूवी बहुत अच्छा बिजनेस करेगी साउथ कोरिया में, मूवी बनी साउथ कोरिया में, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया ने यानी कि उस तानाशाह ने, उसको पता था कि मेरे ऊपर मूवी बना रहे हैं और वो थिएटर में लॉन्च होनी थी वेरी नेक्स्ट डे। तो उसने क्या करा, करोड़ों अरबों रुपये पे करे रशिया में किसी हैकर को, बोलता है ये हैक कर दो और इसको पब्लिक पहले ही कर दो। अगले ही दिन पब्लिक हो चुकी थी लॉन्च होने से पहले। वो बहुत अलग लेवल की चीज़ है, सोच भी नहीं सकते, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, ठीक है ना। ऐसे ही अमेरिका में ना एक सिस्टम है बेटा, अमेरिकन क्या करते हैं बेटा, देखना चाहते हैं कहाँ पर बेटा हमारी सिक्योरिटी लैग कर रही है, ठीक है ना। वो चैलेंजेस देते हैं बेटा दुनिया के हर कोने में बैठे हुए लोगों को कि हमने ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है, कोई इसको ब्रेक करके दिखाए, ठीक है ना। और अगर कोई ब्रेक करता है बेटा तो उससे पूछा जाता है क्या लूप होल आपने ढूंढा, और उसको वो ठीक करते हैं। अमेरिकन ऐसे करते हैं बेटा चीज़ों को टेस्ट। तो किसी टाइम पर बेटा अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोई चीज़ लॉन्च करनी थी, खैर मैं एग्जैक्टली अभी आपको बता नहीं सकता क्या चीज़ करनी थी, कोई चीज़ लॉन्च करनी थी, क्या कान से सुन ले यार। तो कोई चीज़ लॉन्च करनी थी, उन्होंने अपनी, अभी बोल तो रहा हूँ नहीं बता सकता अभी आपको, ठीक है ना। तो कोई चीज़ उन्होंने लॉन्च करनी थी, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाली और कहते हैं कि आप इसमें लूप होल ढूंढ के दिखाओ और इसको हैक करके दिखाओ। तो इंडिया के किसी पर्सन ने उसको हैक करा और बेटा अगले दिन लॉन्चिंग से पहले बेटा अमेरिकन अथॉरिटीज़ के हाथ में वो फाइल रख दिए थे, ये डॉक्यूमेंट आप कल लॉन्च करने वाले। तो बेटा ऐसे हजारों किस्से हैं और बता देता हूँ, इंटरनेट पे कोई भी चीज़ अगर है तो वो सेफ नहीं है, हो नहीं सकती, ठीक है ना। और मैं इसके ऊपर खैर बहुत चर्चा करता रहूँगा, लेकिन एक बात अब लास्ट बात बोल देता हूँ यहीं पर। बाबू आपने कभी जीमेल पे अपना अकाउंट बनाया, ईमेल बनाई है, ईमेल कभी, ईमेल तो बनाई होगी ना। ईमेल बनाते टाइम क्या क्या चीज़ें आपसे मांगता है, नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका फ़ोन नंबर, ठीक है ना। और जो पॉसिबल आप ईमेल एड्रेस रखना चाहते हो, यो यूज़र आईडी आप रखना चाहते हो, और बेटा बाद में पासवर्ड मांगेगा, यही, ठीक है। लास्ट ऑप्शन जो मेल बनाने से पहले आता है, क्या लिखा आता है, ठीक है ना। क्या आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हो गया एग्री। चलो आज पढ़ें। सर पढ़ के तो देखो कभी, क्या जाता क्या पढ़ने में। सर आप क्या मानते हो इंटरनेट पे हर चीज सेफ है? एक बार ना ये टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ लेना, एक बार फेसबुक की भी प्लीज मेरे कहने से, एक बार इंस्टाग्राम की भी, स्नैपचैट सबकी पढ़ लेना। आपको लगता है मैंने ये डिलीट का बटन दबाया, डिलीट,
डिलीट। आपको पता है भाई साहब उनके सिस्टम कितने बड़े हैं, उनका डेटाबेस कितना बड़ा है, उनके पास बैकअप फैसिलिटीज कितनी बड़ी है। सोच सकते हो क्या आप? सोच सकते हो? अगर अगले 100 साल तक भी आप चीजें डाल लो ना, तो उनके पास इतने बड़े इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो कहीं नहीं जा रही। करते रहो डिलीट आप। और आपको बता देता हूं, जब हम कोई पिक पोस्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम पर, उसके बाद हमें लगता है यार अच्छी नहीं आई थी पिक, डिलीट कर दी, इंस्टाग्राम के डेटाबेस से डिलीट। आज टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, जितना राइट आपका उस पोस्ट पर है उतना ही राइट आप इंस्टाग्राम को दे चुके होते हो। इक्वल राइट, इक्वल। और मुझे कुछ गधों का क्राइटेरिया समझ नहीं आता। कभी जिंदगी में डिनाई करना सीखा है? ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप कहेगा मुझे एक्सेस दे दो सारे कॉन्टैक्ट का, अलाउ। मुझे एक्सेस दे दो गैलरी का, अलाउ। मुझे एक्सेस दे दो लोकेशन का, अलाउ। अबे बेवकूफो, कभी जिंदगी में ना करना सीखो। लर्न टू से नो। तुम्हें कौन पढ़ा लिखा कह देता है, मुझे समझ नहीं आता। एक दिन मेरे पेटीएम में कुछ कमी आ गई, मैंने पेटीएम दोबारा डाउनलोड करा, पेटीएम ने कहा एक्सेस दे दो कॉन्टैक्ट का। मैंने कहा चल यार कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, कभी रिचार्ज करना पड़ता है भाई के फ़ोन में, कभी किसके फ़ोन में, तो कॉन्टैक्ट का कुछ नहीं आता। मैंने कहा ले कॉन्टैक्ट एक्सेस। उसने कहा लोकेशन। मैंने मन में सोचा बारात में तो अच्छा नहीं था तू मेरी, डिनाई। उसने कहा गैलरी। मैंने कहा तुझे क्या करना है भाई पेटीएम को मेरी गैलरी का, डिनाई। चलेगा नहीं पेटीएम, चला के देख लेना चलेगा। अलाओ 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 अलाओ, मतलब मुझे नहीं समझ में आता भाई, क्या बोलूं मैं आपको। हर चीज को अलाओ, लोकेशन का एक्सेस दे रहे हो और फिर कहते हो इंटरनेट पे हर चीज सेफ है। हम बड़े बड़े ऐप लॉक लगाते हैं, ऐप लॉक की टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ लो, उसी को सब कुछ दिया होता है एक्सेस, पूरे एक्सेस उसको दिए होते हैं और हम ऐप लॉक लगा के कहते हैं हम सेफ हो गए, बस फैमिली से, बस। और क्या गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, 1001% बात सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। इंटरनेट पे कोई चीज सेफ नहीं है और हर चीज का रिस्क और थ्रेट आ सकता है, कभी भी अराइज हो सकता है, आप सोच नहीं सकते कब अराइज हो जाएगा, ठीक है जी। अभी इसके ऊपर मैं आप बता रहा हूं, आज मैं अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूं बात, अभी तो मैं आगे एक बात कर रहा हूं, लेकिन ये डिस्कशन मैं दोबारा करूंगा, आज से 1 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद मैं करूंगा जरूर, ठीक है ना। और फिर इससे भी ज्यादा डिटेल्ड बात बताऊंगा आपको। चलो जी बेटा, बात कर रहा हूं 5th हेडिंग पे। बेटा हेडिंग का नाम है पीपल रेसिस्टेंस। बेटा बहुत काम की बात, कहता है आज भी, इधर देखना मेरी तरफ बेटा, आज भी दुनिया रेसिस्ट करती है, आज भी दुनिया ई बिजनेस से डरती है, ठीक है ना। मुझे बाकी का नहीं पता बेटा, चलो खैर, लेकिन मैं अपनी बात जरूर करूंगा। बेटा दुनिया रेसिस्ट करती है, अच्छा हर एक की ना एक लिमिट होती है ई बिजनेस पे या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करने की। मैं अगर देखूं किसी वेबसाइट पे COD फैसिलिटी नहीं है तो मेरी एक लिमिट है, मैं 5,000 10,000 तक का रिस्क ले सकता हूं। हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है ना, कोई बेटा 20,000 50,000 का ले सकता है, कोई 500,000 का ही ले सकता है, हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग है, ठीक है ना। यकीन मानना, कितने लोग आपको लगता है बेटा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? 50% होंगे इंडियंस, मानते होंगे ना? 50% तो नहीं होंगे ना आज भी, कितने एजुकेटेड होंगे, पर आज भी 50% नहीं होंगे, 30%, 40%, 50%, 30-40% के बीच में होंगे। सर बाकी दुनिया क्या कर रही है? आज भी रेसिस्ट कर रही है, आज भी रेसिस्ट कर रही है। क्यों बेटा? उनको डर लगता है ऑनलाइन फ्रॉड से, उनको लगता है बेटा दिखाया जाएगा कुछ और आएगा कुछ और बहुत बार होता होगा ऐसा, ठीक है ना। मेरे साथ भी हुआ था एक बार, मैं बता नहीं रहा, लेके सेट भी तुम हंसते हो यार, फिर क्या फायदा बताने, सेट भी आएगा हंसे तो, हाँ ठीक है। देखो पहले हंसना शुरू कर दिया, मेरे साथ हुआ हुआ फ्रॉड तो तुम्हें जानना है। एक दिन मैंने टाल ऑर्डर करे बेटा, टावल ऑर्डर करे, ठीक है ना, अब दिखाया कुछ और भेजा कुछ और, हैंकी भेज दिया उठा के गदर। बे भाई सेट बी का नाम नहीं पता तुम्हें, अभी तुम देखो हैं। हाँ मैंने टावल ऑर्डर करे, पता हैंकी भेज दिए भाई। उसके बाद से मैं रेसिस्ट कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं करता है, धोखा देते हैं, गंदे लोग हैं। हाँ जी बेटा, चलो जी लास्ट हेडिंग बेटा, फिर छुट्टी करेंगे बेटा। एथिकल फॉल आउट्स,
कहता है इथिकली कमी है ई बिजनेस में। बेटा एनसीईआरटी से अच्छा एग्जाम्पल कोई दे नहीं सकता। मैं एग्जाम्पल का पहले ही एनालिसिस कर देता हूं, फिर रीड करेंगे पूरी स्टेटमेंट। मेरी तरफ देखना बेटा, एक स्टाफ है किसी ऑर्गेनाइजेशन की नोन एज सबीना। सबीना किसी ऑफिस में काम करती है बेटा, ठीक है ना। सबीना ना एक दिन बेटा ऑफिस गई, बॉस ने क्या करा, उसकी ईमेल की कॉपी निकाली, उसकी ईमेल से प्रिंट निकाला है और उसको भेज दिया, उसको दिखाने लग गया। कहता है अच्छा सो यू आर प्लानिंग टू क्विट, यू मे क्विट राइट नाउ। आप प्लान कर रहे हो क्विट करने का ऑर्गेनाइजेशन, ये लो मैं आपको जॉब से अभी निकालता हूं। सबीना शॉक्ड हो जाती है कि मेरे बॉस को ये कैसे मिल गई मेरी ईमेल। बेटा उसने क्या किया, सबीना ने लास्ट डे अपनी फ्रेंड को ईमेल करी थी ऑफिस के कंप्यूटर से कि मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दूँ, मुझे कहीं से जॉब का ऑफर आ रहा है ये वो, ठीक है। आज की तारीख में बेटा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक सॉफ्टवेयर यूज करती है नोन एज इलेक्ट्रॉनिक आई। पता नहीं होता बेटा, एम्प्लॉय को नहीं पता होता, एम्प्लॉय बहुत सीधा। इलेक्ट्रॉनिक आई वो क्या करता है सॉफ्टवेयर, आपने जो कुछ भी लॉग इन करा है उसका सारा पासवर्ड रिकॉर्ड करता रहता है। आप कितनी बार पासवर्ड चेंज कर लो उसके पास पहले ही होता है, चाहे ईमेल हो, चाहे आपकी फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। आपने बेटा कल ईमेल लॉगिन करी, आज उसी ईमेल से प्रिंट आउट निकाल कर बॉस ने आपको दे दिया। सो यू आर प्लानिंग टू क्विट, यू मे क्विट राइट नाउ। आप प्लान कर रहे हो क्विट करने का, मैं भी निकालता हूं नौकरी से। बेटा मैं नहीं कहता कि चलो बाकी गेम छोड़ दो, मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये इथिकल है? किसी की पर्सनल मेल को एक्सेस करना कितना को इथिकल है? ये बात मैं नहीं समझता ये इथिक्स है, ठीक है ना। मतलब मैं तो मानता हूं बेटा कई पेरेंट्स आपको अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम देते हैं वो बच्चे का फोन को हाथ नहीं लगाते, और हाल देख लो बेटा ऑर्गेनाइजेशन आपकी हर पर्सनल चीज को पता करके रखती है। दिस इज नॉट एथिक्स, ठीक है ना जी। रीड करें, ये वाली स्टेटमेंट जरूर रीड करनी है, फिर छुट्टी करते हैं बेटा। बाबू कहता है सो यू आर प्लानिंग टू क्विट। बेटा प्लीज ये जरूर पढ़ना, ये बहुत अच्छा लिखा गया। सो यू आर प्लानिंग टू क्विट, यू मे एज वेल क्विट राइट नाउ, said the HRM, showing her a copy of email that she had written to her friend. Sabina was both shocked and stunned as to how her boss got through her email account. Nowadays, companies use an electronic eye to keep track on the computer file you use, your email account, the website you visit. Is it ethical? समझ आई बात? पूरा समझ आया ना क्या किस्सा है ये? ओके है बात? सर सारी लिमिटेशन खत्म हो जाती हैं, आज का टारगेट भी पूरा हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।